क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतन सिंह। तो चलिए बेटा, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे एग्जाम में हर साल जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। कम से कम 2 क्वेश्चन आना तो तय है के। 2 एमसीक्यू आपको जो है वो जरूर इससे देखने मिलेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा इसमें। और लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि कौन सा जो है वो हार्मोन रिलीजिंग जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, आईयूडी है, तो पढ़ना पड़ता है। मतलब आएगा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर को समझना पड़ेगा। और दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट सिलेबस, ठीक है ना। अब देखिए इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में है अवेयरनेस, इस चैप्टर में है यूथ के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जो सोसाइटी के काम किए, आपके काम किए, हम सब के काम किए, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट इस चैप्टर को बड़ा इंफोसिस देके एनसीईआरटी में डलवाए हुए हैं, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय। मतलब यदि आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों को यदि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो यू आर गोइंग टू लूज 5 क्वेश्चन। दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मायना है बेटा 5 क्वेश्चन का, बड़ा मायना होता है। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन से बड़ा भारी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। चलिए, अब देखो बेटा, ये मैंने पहले भी ऐसे आपसे कहा कि इस चैप्टर में क्या होगा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कैसे हमें जो है लोगों को अवेयर करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन का उपाय क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, कि एडोलेसेंट की प्रॉब्लम क्या होती है। तो ये सारे इश्यूज पर हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए, हम पिछले चैप्टर में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां पर हमने अच्छे से देखा हमने कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। हमने देखा मेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो भी देखा हमने, है ना, ठीक है। हमने सारे ग्लैंड्स के बारे में बात किया, हमने फर्टिलाइजेशन को देखा, हमने देखा कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड कैसे होता है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी कैसे होता है। हमने एक एक चीज को अच्छे से समझा, क्लियर। अब ये चैप्टर उसी चैप्टर का आगे का हिस्सा है कि इस चैप्टर में हमें क्या देखना है। हमें देखना है कि लोगों का नॉलेज, जो सामान्य व्यक्ति है, एक कॉमन मैन है। देखो बेटा, आप तो बायोलॉजी पढ़ते हो, आपने क्या किया, आपने 11th और 12th में आपने बायोलॉजी लिया, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आप नॉर्मल क्राउड से थोड़ा अलग हट गए, क्योंकि आपने मेडिकल को अपना स्ट्रीम चुना है और आप बनने वाले डॉक्टरों में से एक हैं। कि यदि आप नीट का एग्जाम निकाल लेते हैं, अब मेहनत करते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल एक बेटा एग्जाम निकलेगा तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर जो होता है समाज का सबसे अधिक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि कोई एक कॉमन भीड़, आम आदमियों का एक पूरा का पूरा ग्रुप है, उसमें यदि कोई आदमी बोलता है कि मैं इंजीनियर हूं, दूसरा बोलता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तीसरा बोलता है कि मैं फला कारपोरेट कंपनी में मैनेजर हूं, चौथा बोलता है मैं वहां पर सीईओ हूं, पांचवा आदमी से पूछते तुम क्या, बोलता है आई एम ए कार्डियोलॉजिस्ट, आई एम ए डॉक्टर। झट से पूरी भीड़ पलट के देखेगी, अच्छा डॉक्टर है ये। मतलब आम आदमी के दिमाग में एकदम क्लियर परसेप्शन है और क्लियर जानकारी है कि समाज का सबसे पढ़ा लिखा तबका जो है डॉक्टर है, ठीक है, पढ़ा लिखा। तो मतलब यह है कि आपने जैसे ही बायोलॉजी लिया तो आपको तो बायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन यदि आप एक कॉमन मैन, जो कॉमर्स में है, जो आर्ट्स में है, ठीक है, जिसने कोई बच्चा है जिसने कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, उससे यदि आप पूछेंगे ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इशू पर बात करेंगे आप, तो वो उसके दिमाग में बात आएगी कि भाई ये हमको तो ये बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, दोस्त यार, वही बताएंगे वही सही है, बाकी तो हमने कुछ पढ़ा नहीं कभी। यदि हम YouTube में या गूगल में कुछ सर्च भी करते हैं तो हमारी सर्च भी पूरी ऊट पटांग होती है। समझ गए ना बात को? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जानकारी हमारे पास जो है वो प्रॉपर नहीं है जब तक आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है।
तो अब आपको तो पता है अच्छे से, हमने पढ़ा है बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, ठीक है ना, क्लियर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्सुअल, जैसे मैं आपको बताऊं कि कभी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। जब कभी मैं अपने विलेज, बहुत सालों से नहीं गया, अभी मैं 4-5 साल पहले जब मैं अपने नेटिव प्लेस जो है विदिशा के पास छोटा सा गांव है, जो मेरा पैतृक गांव है, मतलब मेरे दादाजी लोग वहां रहते हैं, ताऊजी लोग अभी भी वहां रहते हैं, उस गांव में कभी जाता हूं ना, तो मेरी उम्र के जो मेरे कजिन्स हैं, जैसे मेरे ताऊजी का बेटा है, कोई बुआ का बेटा है, ऐसे जो कजिन्स हैं, आपको पता है व्हाट दे वांट टू डिस्कस विथ मी, दे वांट टू डिस्कस देयर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, देयर इश्यूज। वो बोलते हैं तू डॉक्टर है, तू बता क्या करना है, कोई टॉनिक बता, दवा बता, कोई बीमारी ऐसा हो रहा है, ये मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज कि व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स दे आर हैविंग, बट दे ट्रस्ट ऑन मी, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं। उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं है। यदि गांव में भी आप जाकर देखें तो लोगों के पास के इतने सारे मिसकंसेप्शन है, इतने सारे मिसकंसेप्शन है कि पूरी जिंदगी उसी पर चली जाती है। तो मतलब जो नॉलेज है, और हमारे समाज में इस तरह की बातों को, जैसे मैं यदि बात करता हूं पब्लिक प्लेस में, यदि मैं बात करता हूं बैरियर मेथड की बात करता हूं मैं के, अब देखिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैंने बैरियर मेथड वर्ड यूज किया, लेकिन व्हेनेवर आई टॉक अबाउट कॉन्डोम्स, आई टॉक अबाउट डायफ्राम्स, आई टॉक अबाउट सर्वाइकल कैप्स, आई टॉक अबाउट contraceptive pills, oral contraceptive pills, the people are just started judging me. अरे who is he? कौन है ये? ऐसे पब्लिक प्लेस पे बात कर रहा है, कौन है ये? फिर someone told कि he is a doctor. Okay, then fine, कि डॉक्टर है तो बोल सकता है के, पर आम आदमी जब कोई इस बारे में बात करता है, it's a strict no, नहीं, यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट के। मैं आपको बता दूं बेटा कि मैं हर दिन में कई सारे ऐसे फोन कॉल्स रिसीव करता हूं जहां पर प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली क्या होती है, प्रॉब्लम जो है बेसिकली जो है वो किसी को मान लीजिए कि द प्रॉब्लम इज विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि Nobody is going to tell them कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ छिपा छिपा के ऐसा हुआ कि वो बीमारी बड़ी बनती चली गई और समाज उसको भुगत रहा है के। तो हम बात कर रहे हैं बेटा जो सेक्सुअल हेल्थ में देयर आर मल्टीपल इश्यूज जिनको हम यहां पर एड्रेस करेंगे और बिल्कुल खुलकर एड्रेस करेंगे हम के, यानी जो सही है, जो बातें सही हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है। और मैं चाहूंगा ये कि जो चीजें आप सीखें वो अपने आसपास वाले लोगों से आप बताएं भी। आपको लगता है इसको एजुकेट करने की जरूरत है तो आप उसको बताएं कि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, इसलिए ऐसे करना चाहिए, ये चीज जो है वो सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अब बड़ा सिंपल सा मैं आपको कुछ, देखिए इस चैप्टर में मैंने पहले भी कहा है, कोई भी चैप्टर को जब पढ़ने जाते हैं बेटा हम तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू टच द सोल ऑफ द चैप्टर, कि वो चैप्टर हमसे कहना क्या जाता है। याद रखिए, आपको क्या लगता है कि जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी का वो ऐसे रैंडमली बना दिया गया? नहीं, एनसीईआरटी में हर चैप्टर को रखने के पीछे सरकार का, एक गवर्नमेंट का जो तमाम साइंटिस्ट जो बैठे, गवर्नमेंट बोलता हूं मतलब सरकारी बॉडीज की बात कर रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, इन सबके टॉप ब्रेन्स लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि समाज में हमें क्या मैसेज देना है, क्या बतलाना है, वो चैप्टर में डाला जाता है, ठीक है। हर चैप्टर की अपनी एक आत्मा होती है, सोल होती है, और हमें उसको टच करना चाहिए सोल को, तब हमको वो चैप्टर, जैसे आप किसी के आत्मा को टच करते हैं, उसके इनर सोल को टच करते हैं तो वो आपका अपना हो जाता है। चैप्टर भी ऐसे होता है कि यदि आपने चैप्टर की सोल को टच कर लिया ना तो चैप्टर आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए अब ये चैप्टर क्या कहता है कि यदि हम वुमेन्स हेल्थ की बात करें, मोर देन 50% वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप सफर फ्रॉम एनीमिया, 90% ऑफ वुमेन सफर from gynecological problems, more than 50% go undiagnosed। सोचिए, ये सच्चा फिगर है, इट इज द ट्रुथ, मेडिकल जर्नल में पब्लिश फिगर में से एक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि तकरीबन जो भी, यानी चाहे छोटी बच्ची की बात करें हम, 12-13 साल की बच्ची की बात करें हम, के एडल्ट की बात करें हम के, और हम जो है वो ओल्ड एज की वुमेन की बात करें, तकरीबन 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है। जब भी हीमोग्लोबिन चेक कराती हैं 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, उसी में खुश है कि 10 है हमारा, चलो खुश है, लोअर साइड में है, ठीक है कोई बात नहीं, पालक खा लेंगे हम, ये खा लेंगे, नोबडी केयर्स के। आप सच बता दूं आपको मैं कि जो है एनीमिया हमारे यहां पर जो है वो एक प्रकार समझ लीजिए कि एक
कम, और ये जो एनीमिक लोग होते हैं ना वो ज्यादा काम भी नहीं कर पाते फिर वो। तो पूरी यदि आप ओवरऑल देखोगे ना किसी भी कंट्री में से, अमेरिका जैसी कंट्री की बात करें, हम यूरोप की बात करें, तो वहां पर व्यक्ति की हेल्थ से इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है इसको वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे यहां पे हेल्थ केयर में सरकार, अब मुझे लगता है कोरोना की ट्रेजेडी के बाद में सरकार अब हेल्थ केयर में बजट को इन्फ्यूज करेगी। गवर्नमेंट चाहेगी कि बड़े बड़े अस्पताल बने, गवर्नमेंट चाहेगी डॉक्टर्स को अधिक बेहतर फैसिलिटी मिले, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अधिक इंप्रूव है। अब सरकार चाहेगी क्योंकि हेल्थ केयर इज प्रायोरिटी राइट नाउ। आज नंबर 1 पे कोई जॉब डिमांड में है वो है डॉक्टर्स, नंबर 1 पे कोई चीज की प्रायोरिटी है वो है हेल्थ केयर, सब बाकी पीछे है ना। तो बाकी तक देशों में क्या होता है बेटा कि वहां पर जो है वो हेल्थ केयर को बड़ा एम्फेसिस करते हैं, बड़ा ध्यान देते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था कि जो 50% वुमेन्स हमारे यहां पे जो है वो उनको एनीमिया है, और 90% ऑफ वुमेन्स जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। के किसी की प्रॉब्लम ये है कि उनको जो है वो वाइटिश सिक्रेशन हो रहा है, किसी की प्रॉब्लम ये है कि फॉल स्मेलिंग सिक्रेशन हो रहा है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेस्ट में एब्सेस है, किसी को जो है ओवेरियन सिस्ट है। मतलब आप समझ लीजिए कि 90% वुमेन्स। अब आप बोलेंगे सर ऐसा मेंस में क्यों नहीं है? भाई देखिए, किसकी बॉडी सबसे अधिक परिवर्तन सहन करती है, किसकी बॉडी चाइल्ड बर्थ के लिए पूरा का पूरा, पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी में सबसे बड़े बड़े परिवर्तन फीमेल के अंदर देखने मिलते हैं, मेल का तो कांस्टेंट रहता है। तो फीमेल बॉडी जो है बेसिकली दे नर्चर ए बेबी एंड दे डिलीवर ए बेबी, और जो प्रकृति में जो लाइफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो मेंटेन है उसमें सबसे बड़ा रोल है। तो कहने की बात ये कि 90% है, ये इंडियन सिनेरियो बता रहा हूं कि 90% वुमेन सफर फ्रॉम द गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और सबसे बड़ी बात है 50% जो है वो कभी डॉक्टर को विजिट ही नहीं करती है, जा ही नहीं पाती है, डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है, घरेलू नुस्खे अपना अपना के जीवन कट जाता है। और दैट मे बी पॉसिबल कि समटाइम इन बीमारियों से डेथ भी हो जाती हो, पता भी नहीं चलता हो, रिकॉर्डेड भी नहीं होती हो वो। तो ये एक बड़ी भारी विडंबना है यहां पे के। देखिए, अब आप देखिए हमारा नॉलेज का लेवल देखिए, हम लोगों का नॉलेज का जो लेवल है, मैं आप इस चीज को जो दिखा रहा हूं आपको, इसको लेकर आप कोई धार्मिक टिप्पणी मत कीजिएगा। मैं आपसे एक साइंटिफिक नजरिए सोचने की बात कह रहा हूं। मैं आपसे एज ए डॉक्टर कहता हूं, एक पढ़े लिखे समाज, सभ्य समाज के तौर पर आपसे कहता हूं कि क्या इस तरह का नोटिस किसी जगह पर लगाना सही है? क्या इस तरह का जो नोटिस आपको दिख रहा है, दिस इज राइट? हु क्रिएट द वुमेन के मतलब यह है, क्या स्त्री को, वुमेन को, गर्ल्स को क्रिएट भगवान ने नहीं किया है? इफ गॉड क्रिएट देम देन हु आर यू टू स्टॉप देम? के इसका मतलब यह है कि आपने यदि मान लो इस तरह का नोटिफिकेशन लगाते हैं, मतलब आप साफ साफ ये बोलते हैं कि दिस इज समथिंग बैड। व्हाट यू वांट टू इंडिकेट? आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि ये ऐसा है, कुछ ऐसा है दैट इज रॉन्ग, कि वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेंपल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। Why? Why? Is there something wrong? क्या गलत है? क्या अननेचुरल है? अब आप बहुत सारे तर्क देंगे। अब मेरे को किसी ने लिखा, आपको बता रहा हूं, मेरे जैसे आदमी को किसी ने मैसेज लिखने की हिम्मत दिखाई, उसने लिखा मैसेज कि सर ऐसा होता है, वहां का पानी का रंग बदल जाएगा, पत्थर फट जाएंगे, वहां पे मूर्ति ऐसी हो जाएगी, इसलिए मना है। तुमने देखा कोई साइंटिफिक एविडेंस है इस बात का? जाहिलों जैसी बातें यदि हम पढ़ने के बावजूद करते हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता हमारा। क्लियर? चलिए, अब यू कैन सी दिस इज द पोस्टर, एक जो बिलबोर्ड, हम लोग बिलबोर्ड बोलते हैं, होर्डिंग बोलते हैं इसको, हम अमेरिका में बिलबोर्ड बोलते हैं। एक बड़ा सा होर्डिंग लगा है, ये कहां लगा है आपको पता है? ये कहां लगा है? दिस इज इन लेबनान के, जो एक देश है लेबनान, वहां पे लगा हुआ है। ये लेबनान के, लेबनान में क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है वो बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी गई। वहां पर अधिकांश महिलाओं को, मतलब ये था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मान लीजिए कोई जेंट्स डॉक्टर है तो महिला उसको विजिट नहीं कर सकती है। लेबनान जो है वो एक ऐसी कंट्री जहां पर जो है अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है और रिमेनिंग पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस है, ठीक है, देख सकते हैं आप, गूगल कर सकते हैं इसको। तो ये जो इमेज है, ये वहां पर सरकार ने स्टेप उठाया, गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया, ये तो हमारी यदि आधी पॉपुलेशन जो है वो बीमारी से सफर है, वो बता नहीं पाती है अपनी समस्या को, और वहां पर जो है सबसे बड़ी बात है डॉक्टर्स भी कम है। तो
तो क्या वो पॉपुलेशन भुगतती रहेगी? देखिए क्या लिखा, आई एम एक्सप्लेनिंग द पेन। देखिए, सी कैन नॉट इवन से कि उसे दर्द कहां पर है, कहां पर सिक्रेशन है, कहां पर तकलीफ है, ये बोलने में उसको जो है वो उसके कल्चर ने सिखाया नहीं कि बोल सकते हैं। मतलब इफ यू आर सेइंग दीज वर्ड्स, मतलब यू डिड समथिंग रॉन्ग। देख रहे हैं आप पोस्टर में के, एंड सेक्सुअल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कैंपेन वहां पर जो है सरकार चला रही है कि नहीं नहीं, इज इट ओके, इट इज ओके टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इट इज ओके टू टॉक अबाउट विद योर डॉक्टर के, इट इज ओके टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स विद इन योर फैमिली, बिकॉज इट इज ए पार्ट। जैसे आपका कान, मान लीजिए कान में एक फुंसी हो गया, बॉयल हो गया, नाक में कुछ हो गया, ठीक है, बॉडी के किसी पार्ट में कुछ हो गया, तो अब डॉक्टर से फैमिली में भाई देखो हमको कट गया, लग गया, when it comes to the reproductive organs, people hide the things, नहीं बताते, हाइड करते हैं, बीमारी अंदर अंदर बढ़ती चली जाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बढ़ते चले जाते हैं अंदर अंदर के, और उससे के कारण कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ये पूरा नॉलेज एक टैबू के समान हो गया कि मतलब हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस बारे में बात करना है, किस बारे में बात नहीं करना है, ये सब लोगों ने तय कर लिया। जैसे आपको मैं देखो बेटा, मैं जब पढ़ाता हूं आपको ये नीट के इन चैप्टर को पढ़ाता हूं ना, जैसे मैं जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब शायद इतनी बात आपसे नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि कुछ चैप्टर से जहां पे अब से ह्यूमन हेल्थ में बहुत हमारे आपके बीच में बहुत कम्युनिकेशन होने का स्कोप है वहां पे, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि दरअसल ये चैप्टर ऐसे है जिनमें कि केवल पढ़ने के अलावा इनमें एजुकेशन इज इंटीग्रल कंपोनेंट, ठीक है ना, कि आपको शिक्षित होना है इनमें, आपको केवल पढ़ना मात्र नहीं है। मेरे पास जो है वो कभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरे पास एक किस्सा आया कि भाई कहीं पे कि एक देयर इज अ गर्ल, कि एक लड़की है, 15-16 साल की बच्ची है ना, वो जो है किसी अपने होता ना कि कोई ट्यूटर पढ़ाने आते हैं, पढ़ते हैं कि वो पढ़ाने आते थे, पढ़ा करते थे, वो उसके साथ में पढ़ा करती थी बैठ के, एंड वन डे द ट्यूटर टुक एडवांटेज ऑफ दैट गर्ल, ठीक है, ही ट्राइड टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है। अब वो मैटर डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको मैं, लेकिन ये मैं कहूंगा कि और उसके बाद मालूम है उसके ट्यूटर की उम्र 40 साल रही होगी, कि वो 15 साल की बच्ची, उसके बाद उसके दिमाग में ये गिल्ट भी भर दिया कि यू आर द रॉन्ग, बिकॉज यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, के वो लड़की का पढ़ना लिखना सब बंद, उसका पूरा का पूरा ओरिएंटेशन डिस्टर्ब, उसका उसे मतलब सोसाइटी में जो चीज, अब देखिए अब ये सब रॉन्ग का मतलब, यदि वो आदमी जो अपराधी है, जो गलत किया है, वो जो विक्टिम है, जिसके साथ अपराध घटा है, उसको उसका इस बात का वो एडवांटेज उठाता है कि ये बोलेगी तो ये बदनाम होगी, ये बोलेगी तो ये बदनाम होगी, इसने किसी को बताया तो इसका इसी का बुरा होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दिस टाइप ऑफ माइंडसेट जो है ना समाज में, यही अपराध को जन्म देता है। दिस टाइप ऑफ माइंडसेट यही अपराध को जन्म देता है, और हमें इस माइंडसेट को तोड़ना है। एवरीबॉडी शुड, कि कोई आदमी जो है वो जो अपराधी है, एक्यूज्ड है, ही शुड बी पनिश्ड, नॉट द विक्टिम, ठीक है। चलिए, मैं आपसे, मेरी छोटी सी बात है, मैंने बहुत सारी बातें आपसे कह दी है, समझने वाले समझ जाएं इस बात को। आप कहने का मतलब ये फैमिली प्लानिंग एंड काउंसलिंग शुड बी, अब देखो बेटा सिंपल सी बात है कि जब हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं कि पहला बच्चा, देखिए क्या होता है, हमारा इंडियन कल्चर बताता हूं, शादी हुआ, शादी होने के बाद साल भर गुजरा, तो सास बोलती है बहू पोता कब देगी, पोता कब मिलेगा, ठीक है, अच्छी बात है, भावनाओं का होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, तब तक संतोष किया उन्होंने, 30 साल, अरे भैया दिखा लो डॉक्टर को, कुछ दिक्कत तो नहीं है। 4 साल गुजर गया, हमारी बहू के तो बच्चा नहीं हो रहा भाई, 5 साल गुजर गया, बेटा तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढते हैं। गांव में एक सच्ची कहानी है ये, आपको सुन के, शहरों में सुन के अजीब लगता है, पर गांव में ऐसे ही चलता है। लड़का में दोष हो सकता है, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, बात करेगा कि फॉल्ट इज 99% फॉल्ट लड़की में होगा, यही मान के चलेगा समाज, सोसाइटी, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में, फैमिली इश्यूज के बारे में, कि मान लो बहू साफ साफ बोल दे अपने सास को कि सासू मां ऐसा है कि अभी हमने 3 साल तक बच्चा ना होने का प्लान किया, हमने पहला बच्चा होगा, फिर 3 साल का गैप रखेंगे, फिर दूसरा बच्चा होगा। सास बोलेगी बाप रे कैसी बहू है, एकदम से हमारे सास ससुर के सामने बोल दिया ऐसे।
यू कैन नॉट इमेजिन दिस का। आप मैं समझ रहे ना आपको कि हमारी सोसाइटी में जो बात करने का कहां तक के किस बारे में बोल सकते हैं, किस बारे में नहीं बोल सकते, किस तरह का प्रेशर फील करना, ये बड़ा वो एक इनबिल्ट फीचर है। अब गवर्नमेंट भी कितना अवेयर है भाई, सरकार पोस्टर लगा देगी, होर्डिंग लगा देगी, आपका दिमाग का सोच कैसे बदल देगी वो। सरकार कोशिश करती है, गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट राइट के, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट ने आपको एजुकेट करने का पूरा प्रयास किया है। आपकी स्कूल की दीवारों पर लिख दिया उन्होंने, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। पहला बच्चा 3 साल तक नहीं, दूसरा बच्चे में जो पहले दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतर, 4 साल का अंतर होना चाहिए। सरकार ने कितना कुछ किया, लेकिन हमारे लिए क्या, हमको लगता है वो तो सरकार का काम है वो बोलना, ठीक है। हमारी सोच को बदलने में वक्त लगेगा। समाज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, फैमिली प्लानिंग एंड काउंसलिंग शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द वुमेन राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन दैट। देखो सिंपल सी बात है, मतलब फैमिली प्लानिंग के ऊपर बाकायदा, के ऊपर सेक्सुअल प्रॉब्लम के ऊपर बाकायदा जो है खुलकर डॉक्टर से कह सके वोट के। कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो यदि अपने घर में कहता है कि उसको डॉक्टर के पास जाना है, पूछा भाई क्या हो गया तुमको, वो बोल दे क्या आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ सेक्सुअल वीकनेस या सेक्सुअल प्रॉब्लम, मुझे लगता है इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो घर वाले सब जो है वो उसको बड़ी अजीब निगाह से देखेंगे। लेकिन वही बोलता है कि मुझे आंख में दर्द है, मुझे कंजक्टिवाइटिस से मुझे दिखाना है, तो मुझे लगता है कि आंखों में जो है सूजन आ गया मेरे, ठीक, ओ कोई बात नहीं, सर दर्द देता है मेरा, दिखा लो जाके। लेकिन जब ऐसा बोलता है तो लोगों को जज मैंने कहा ना, लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग बाग जजमेंटल हैं, हम खुद हमें लगता है कि कोई हमें जज कर रहा है, ऐसा हमें लगता भी है, और हम भी वैसे ही हैं, हम भी किसी ना किसी को जज कर रहे होते हैं। ये यदि आप सोसाइटी जजमेंटल होना बंद कर देना, 99% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक। तो ये जो भी कंसल्टेशन है वो सब स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होना चाहिए, कि व्यक्ति खुलकर अपनी बात कह सके। क्या क्लियर? अब देखिए, वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन में हम बात करें कि जो वुमेन्स है उनको किस किस लेवल पे एजुकेशन मिलना चाहिए, तो मैंने क्या कहा आपसे कि हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे देखिए मिनार्की हुआ, तो छोटी जो 5th 5th 6th क्लास की जो बच्चियां होती हैं उनको एजुकेट करने के लिए आशा वहां पर आती हैं, स्कूल टीचर उनको एजुकेट करती है, घर में मदर्स उनको एजुकेट करती है। तो दिस शुड बी, जो एजुकेशन है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। फिर इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, HIV के बारे में, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के बारे में कि भाई प्रेगनेंसी ना हो उसका क्या उपाय है, प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में, कैसे बीमार नहीं पड़ना है, कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में, बेसिक एनाटॉमी मालूम होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे काम करते हैं, कि कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, किस तरीके से काम आते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव के, इस बारे में एकदम खुलकर जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। मिसकॉन्सेप्शन, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है, तो वो मिसकॉन्सेप्शन दूर होना चाहिए, ठीक। मुझे एक बार आपको बता रहा हूं मैं, फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, कि मुझे को एक बार जो है जब मैं कहीं पर कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर था, तो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वहां पे क्या होता है, कोई भी क्राइम घटता है या कोई वहां पे इमरजेंसी अब में आता ना, तो वहां पे कैजुअलिटी जो इमरजेंसी होता है वहां पे डॉक्टर को पूरा का पूरा जो है वो, यदि पुलिस केस है तो उसमें पूरा रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, मेडिको लीगल टाइप का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, तो मुझे भी रिकॉर्ड बनाना पड़ता था के। तो एक मैंने देखा, एक बड़ा बुरा केस था कि मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची है, 4-5 साल की बच्ची है, और उससे किसी ने जो है वो उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया उसके ऊपर उसने, ठीक है। अब वो बच्ची को वहां पे उसके पेरेंट्स लेके आए वहां पे, और उसका पूरा कायदा मेडिकल हुआ, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा उसका वहां पे, के तो फिर वो अपराधी बाद में पकड़ा गया, कि जो जिसके ऊपर था वो पकड़ा उसको पुलिस ने, तो वहां पे जो है वो एज ए डॉक्टर आपको जो है वो गवाही के लिए भी जाना पड़ता है, हमने जांच किया है, और हमने दे पाया कि ये सीमेन के ट्रेसेस जो है वो उसकी लड़की में पाया गया, बच्चे में, के तो वो सब चीजों पर बात किया, क्या उम्र थी, हाँ यही विक्टिम थी, वो सब बातें कोर्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं। आपको पता है उस अपराधी से जब जज ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वाई यू डिड ऑल दिस थिंग, उस अपराधी का जवाब क्या था, मेरे सामने की बात है, उसका जवाब था कि जज साहब वो मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम थोड़ा था, तो मुझे किसी ने बताया था कि छोटी बच्चियों के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारा सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मतलब मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोच के आश्चर्य में था कि हाउ समवन कैन गो टू द क्राइम के लिए आदमी जो है वो, उसने छोटे बच्चे को चुना, उसने क्राइम किया, उसने जस्ट कि उसे लगता था कि इससे ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की बजाय। और ये मतलब मुझे आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर केवल इसीलिए कि लोगों को एजुकेट तो हो कि भाई सच्चाई क्या है।
तो ये एक बड़ी भारी समस्या है, मिसकॉन्सेप्शन का होना। अब देखिए आप, है ना, हम बात करते हैं बेटा कि ऑब्स्टेट्रिक केयर की मतलब क्या होता है। ऑब्स्टेट्रिक केयर का मतलब होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो बर्थ है वो बाकायदा हॉस्पिटल्स के अंदर ऑर्गेनाइज क्लिनिक में होना चाहिए, डॉक्टर्स और नर्सेस की इसके स्किल्ड पर्संस की हेल्प से होना चाहिए। घरों में यदि दाई करेगी या घरों में नॉर्मल बर्थ लोग अरेंज करते हैं तो वहां पर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है। मां के यदि मान लो मां को कोई इमरजेंसी हो गया तो कोई इक्विपमेंट वहां पर नहीं है, कोई भी ट्रेंड व्यक्ति वहां पर नहीं है। बच्चे को कोई इमरजेंसी होगा तो बच्चे को बचाने के लिए वहां पे कोई नहीं है। तो पहले के समय में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट अधिक क्यों था, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अधिक क्यों था? क्योंकि जो है उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती थी। इसलिए सरकार ने बोला कि भैया बच्चे का जन्म जो है सरकारी अस्पताल में कराइए, आपको इनाम भी मिलेगा, फ्री में होगा, पैसा भी मिलेगा आपको। गवर्नमेंट ने ये तक प्रमोट किया। ठीक है। एंटीनेटल केयर का मतलब क्या होता है कि बच्चे के जन्म के जब बच्चे मां प्रेग्नेंट है तो उसे आयरन की गोली, आपको बता दो हमारी गवर्नमेंट, कोई सरकार, ठीक है, मैं केवल जो है वो मोदी जी की सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं तो कई लोग सोचते हैं सरकार मतलब सिर्फ मोदी सरकार, ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, उसने 1950 से लेकर आप देखें तो उसने लगातार काम किया है इन फील्ड में। क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स जो ताकत है किसी देश की जो ताकत है वो तो उसका मनुष्य है ना। ठीक है, यदि उसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे हम? तो बात इतनी सी है कि आयरन की गोलियों का बंटना, आशा कार्यकर्ता का घर घर जाना, अटके लोगों को एजुकेट करना, उसका वजन लेना, मदर को ठीक डाइट के लिए एजुकेट करना, वो सब चीजें जो है वो बाकायदा बार बार जो है वो की गई। तो एंटीनेटल केयर जो है उसने क्या किया, अब देखें, जैसे यदि आप गौर करें तो रिचेस्ट लोगों में 97% तक लोग जो है 97% लोग जो है वो एंटीनेटल केयर को जो है वो ले पाते हैं, और गरीबों में जो है वो 86% के आसपास के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे ये फिगर काफी इंप्रूव हुई है, बिल्कुल लेटेस्ट फिगर में से एक है। पहले के समय में जो फिगर बड़े खराब थे ये। ठीक, फिर यदि हम बात करें यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो 42% ऑफ वुमेन 15 से 49 ईयर एज ग्रुप में 42% वुमेन जो है वो जो करेंटली मैरिड हैं या वो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को इस्तेमाल करती हैं। क्या? ठीक है, उसमें से भी यदि देखें तो एक्सेसिबिलिटी रिच लोगों में थोड़ा ज्यादा है, पुअर में थोड़ा सा कम है। ठीक है, और जो मॉडर्न मेथड है उसमें क्या इंक्लूड है, उसमें फीमेल स्टेरिलाइजेशन ट्यूबेक्टॉमी शामिल है, उसके अंदर जो आईयूडी हुआ वो शामिल है, उसके अंदर इंजेक्टेबल्स है, पिल्स है, वो शामिल है। हम बात करेंगे बेटा सबके ऊपर मिनट के हम। ठीक है, फिर अनमेट नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन 9.5% ऑफ वुमेन, जो 9.5% वुमेन है 15 से लेकर 49 ईयर ऑफ एज में करंटली मैरिड, जो मैरिड है के विश टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 years फॉर देयर नेक्स्ट बर्थ। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. And say that they want to know more children but they are not using contraception। के मतलब तकरीबन 10% के आसपास वुमेन ऐसी हैं जिनके एक बच्चा हो चुका है और वो चाहती हैं दूसरा बच्चा भी नहीं चाहिए और वो उसके लिए इंतजार करना चाहती हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करना है। तो वैसे में कई बार जो है वो सेकंड प्रेगनेंसी जल्दी हो जाता है। ठीक है, देन देखिए अब फिगर कितने डराने वाले के 7.5% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स के जो 15 से 19 साल की जो बच्चियां हैं 7.5% ऑफ एज हैड ऑलरेडी हैड ए बर्थ और प्रेग्नेंट विद देयर फर्स्ट चाइल्ड के। अब देखिए ये हम बात करें कि ये जो है ये बड़े डराने वाले फिगर हैं कि ये जो फिगर है, और ये फिगर में आपको बता दूं मैं इंडिया के फिगर भी शामिल है, दूसरे कंट्री के फिगर भी शामिल है, तो मतलब 7.5% के आसपास। ये कम, ये क्या है, ये अर्ली, इसमें वो भी शामिल है बेटा, जल्दी विवाह जो होता है बाल विवाह वो भी शामिल है इसके अंदर के। तो हम देखते हैं आज भी जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी में जो है कम एज में मैरिज का जो है कस्टम बना हुआ है। आज भी के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद जो है रोकना बड़ा मुश्किल है। कई ऐसे स्टेट है जहां पर ये कल्चर बना हुआ है, हरियाणा की बात करें हम राजस्थान की बात करें, यहां पे जो है वो एक कल्चर का हिस्सा भी है। ठीक है, कम उम्र में मैरिज करना। चलिए, तो इतनी बातें करने के बाद अब हम आते हैं एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाहता है, एनसीईआरटी हमसे क्या कहता है। ठीक, देखो कुल मिलाकर बात यह समझ में आई कि इस चैप्टर में कहानियां बहुत सारी हैं इसमें के, इंफॉर्मेशन इसमें, लेकिन कई जगह पे बेटा बड़ी टिपिकल इंफॉर्मेशन उसको भी हमें दिमाग में रखना है। लेकिन ये चैप्टर पूरे तरीके से अवेयरनेस वाला चैप्टर है बेटा। ठीक है, देखो क्या लिखा है इसमें, द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द टर्म सिंपली रिफर्स टू हेल्दी
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन के। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है हेल्दी reproductive organ with normal functions. However, it has a broader perspective that include emotional and social aspect of reproduction के। कहने का मतलब ये कि यहां पे जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्ड का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति के सेक्स ऑर्गन या सेक्सुअल जो उसकी फिजियोलॉजी है वो हेल्दी हो, काम बन गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने कहा आपसे कि यहां पर हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो तो है, इंक्लूडेड है इसके अंदर के। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल के हम एक केस क्या कहना क्या, देखो बेटा कई बातें ऐसी होती है बहुत छिपी हुई होती है इनके अंदर, कई चीजों का मतलब छिपे होते हैं। वो कहना चाहते हैं कि यहां पर जो है वो व्यक्ति की इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट भी शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्ची है कि उसकी उम्र है 16 ईयर, ठीक है 16 ईयर एज है उसकी, उसका मैरिज कर दिया और उसको भेज दिया ससुराल उसके। अब हो सकता है कि भाई उसके हस्बैंड की उम्र जो है वो 20 ईयर या 22 ईयर जो भी वॉट एवर दी है उसकी एज है, क्लियर। अब इस 16 साल की बच्ची को जो है वो हेल्दी है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी के, लेकिन यदि वो प्रेग्नेंट होती है, 15 साल की बच्ची यदि प्रेग्नेंट होती है तो जो, क्योंकि बच्चा जो है उसका भी सोच, उसका जो है ना वो मानसिक तौर पे तैयार नहीं है, मानसिक तौर पे शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द प्रेगनेंसी, पर उसके ऊपर वो दबाव है, ठीक है। She is not ready to participate in the sexual activity too frequently with her husband. That is also a problem, practical problem. तो ये इमोशनल बैगेज है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट के सोशल जो बैगेज है कि जो है वो सोसाइटी में जो जिस प्रकार से जो एक है तो ना हम कहते हैं इसको कि एक अपना स्थान बनाना, पढ़ना लिखना, कुछ अपने लिए करना। अभी क्या हो गया, अभी उसका आपको बता दूं कि गांव के अंदर जाके देखेंगे कभी आप, आज भी रिमोट विलेजेस में लड़की के जन्म पर लोग मिठाई तक नहीं बांटते हैं। लड़के का जन्म होगा थाली बजाएंगे, मिठाई बांटेंगे, ऐसा जैसे कि महान कोई जो है महान प्रतापी राजा का जन्म हो गया अटके, भले ही वो बाद में निकम्मा हो, इधर घूमता हो उधर घूमता हो, के तमाम तरह के उल्टी सीधी गतिविधि में जो है वो माता पिता का नाम खराब करता हो। ठीक है, मैं सारे लड़कों को नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि सोसाइटी बराबर अपॉर्चुनिटी देना ही नहीं चाहती। उनके घर का सामान बेच के भी लड़के को कोचिंग भेज देंगे, लड़की बोलती है मुझे किताब दिला दो, उसके लिए उसे इंतजार करना पड़ता है। आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब आपने भारत को ध्यान से देखा ही नहीं अभी गांवों में जाके। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि जो है आप इतना कीजिएगा कि मैं स्टोरी बताऊंगा उसकी कि 2019 का जो नोबेल प्राइज मिला है ना, एक डॉक्टर को मिला है, ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर पीस, ठीक है। ये जो है कांगो के डॉक्टर हैं, उनको मिला है। और आपको बता दूं मैं कि बेटा वो जो है उन्होंने मालूम क्या किया, उन्होंने वो गायनेकोलॉजिस्ट थे, फ्रांस में पढ़े हुए बड़े डॉक्टर, ठीक है। जब वहां पे वॉर चल रहा है कांगो में, तो जो है कई सारी गर्ल्स का, ओल्ड एज यंग गर्ल्स का वहां पे जो है वो उनके साथ में जो है वो सेक्सुअल क्राइम हुआ बहुत सारा के, तो उनको जो है वो बड़ी प्रकार से पनिश किया। वहां पे जो रिबेलियन आर्मी थी, जो रिबेलियन फोर्स थी उसने के, तो उसने उनका इलाज किया उन्होंने। तो उसका बोला था कि मैं इनके शरीर का तो मैं इलाज कर देता हूं, लेकिन इनके दिल पे जो घाव लगे हैं, इनके मन पर जो घाव लगे, जो घटना घटी है, ठीक है, जो पूरे गैंग ने इनके साथ में जो जिस प्रकार का असॉल्ट किया है, तो उसके उस मन के घाव को भरने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उन्होंने ऐसे हजारों महिलाओं का उन्होंने जो है वो ऑपरेशन किया, उनको ठीक किया उन्होंने, उनका उन्होंने इलाज किया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने ये सब प्राइस के लिए नहीं किया, प्राइस तो एक साइड इफेक्ट था उसका चीज का, उन्होंने तो काम किया, देख के दिल दुखा उनका, तो काम किया उन्होंने इसके लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, यहां पे हमने कहा आपसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंपल मतलब क्या है बेटा, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनमें नॉर्मल फंक्शन हो, इसके अलावा इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन के, कि जो कपल है जो मानसिक तौर पर तैयार हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो बच्चे की, कि बच्चे का लालन पालन ठीक से कर पाएंगे हम, बच्चे को रख पाएंगे हम, के बच्चा क्या हम जो है वो हमारे लिए अब इस टाइम पीरियड में बच्चा ठीक है होना, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। केवल बच्चे का जन्म नहीं, बच्चे की परवरिश भी एक बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट में से एक होता है, ठीक है। देखिए अब एक समस्या और भी है, वो है इनफर्टिलिटी की। 1 in 6 कपल हैव ट्रबल गेटिंग प्रेग्नेंट के। अब एक और बड़ी समस्या, और आपको तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि
एक मैरिड कपल है, बच्चा नहीं हो रहा है। अब बच्चा नहीं हो रहा है तो बेचारा कपल शुरू में तो कुछ साल तक तो उनको पता नहीं चलता, चलो ठीक है ना कि हो जाएगा, अभी नहीं बाद में जाएगा। फिर उसके बाद वो आते हैं, टेंशन में आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर जो है इनका इन्वेस्टिगेशन करता है। फिर क्या होता है कि अब तो क्या होता है कि आपको बता दूं, जो गर्ल होती है, लड़की होती है ना, उसको जो है पहला क्वेश्चन कहीं जाएगी, अच्छा कैसे, सब बढ़िया हाल, कितने साल हो गए शादी को? 8 साल हो गए, बच्चे नहीं है? हाँ नहीं है। खुसुर फुसुर शुरू। जब उसने उसको बोला ना कि नहीं है, तो उसका दर्द, नो वन कैन फील द पेन ऑफ दैट लेडी जो कह रही है ना कि भी हाँ नहीं है भी, ठीक है। उसे मालूम है कि मैं रोज हर महीना इलाज कराती हूँ, गोली खाती हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है, लेकिन समहाउ नॉट गेट द प्रेगनेंसी, नहीं हो पा रहा। तो हु आर यू टू आस्क एंड हु आर यू टू जज हर? पर है लोगों को क्या है, लोगों को अपना सुख, अपना कुछ नहीं दिखता, उन्हें दूसरे में छेड़ करने में बहुत मजा आता है उन्हें। मतलब ये एक भारत का एक फेवरेट टाइम पास है, इट इज दी फेवरेट टाइम पास इन इंडिया कि दूसरे की छेड़ करके भाग लो, ठीक है, समझ में बात कर, ये फेवरेट टाइम पास है। खैर, तो मैंने कहा आपसे कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम जो इनफर्टिलिटी का होना। तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक बने हुए हैं, बॉम्बे में देख लें आप, भोपाल में देख लें, इंदौर में देख लें, बड़े शहर में देख लें आप, तो देयर आर लॉट्स ऑफ इनफर्टिलिटी क्लिनिक। आईवीएफ टेक्निक के ऊपर काम होता है उसमें के, तो वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। एक बड़ी अच्छी सी मूवी है बेटा, बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म के, जरूर देखिएगा, मैं बोल दूंगा जो अपने टीम को कि वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल देंगे। तो वो मूवी है फॉरएवर लव के। फॉरएवर लव इज द मूवी ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यू, जो बायोमेंटर्स ऑन, देखिए हमारा एक चैनल और भी है बेटा, बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स के, बायोमेंटर्स का ऑफिशियल चैनल है। बायोमेंटर्स के 3 चैनल ऑफिशियल है बेटा, नेक्स्ट मेडिको एजुकेशन सर्विसेज जो कि एमबीबीएस के लिए है, बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म जो है वो एजुकेशन इन दी फिल्म मोड के, हम लोग मुंबई में रहते हैं, थोड़ा छोटा फिल्म भी बनाते रहते हैं हम लोग के, और जो मेन चैनल है जिसको आप देख रहे हैं वही है के। तो बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म में एक मूवी है फॉरएवर लव, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज के ऊपर, जरूर देखिएगा इस मूवी में। इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो हमने यहां पे डिस्कस किया, और मोस्ट ऑफ द कंटेंट इसका एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, एक सर्वे हुआ, सर्वे में पूछा गया कि भैया इंपोर्टेंस और इनफर्टिलिटी क्या सेम है? इंटरेस्टिंग बात, 59% ऑफ इंडियन मैन हैव नो आइडिया, उन्हें पता ही नहीं है कि इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है और इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या ये दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है, इस बारे में पता नहीं। जबकि हमने पढ़ा है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, हमने कंसीव ना कर पाना, फर्टिलाइजेशन का ना हो पाना, प्रेगनेंसी का ना हो पाना, ठीक है, दैट इज इनफर्टिलिटी के। गैमिट का ना बना वो इनफर्टिलिटी में आएगा के, लेकिन इंसेमाइनेशन ना कर पाना, सेक्सुअल एक्टिविटी ना कर पाना, वो इंपॉर्टेंस में आएगा। लेकिन वो भी फर्क नहीं मालूम है, मतलब वो इनफर्टिलिटी इंपॉर्टेंस को सेम समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एन ओपिनियन पोल कंडक्टेड बाय मुंबई बेस्ड आईवीएफ क्लिनिक, देयर इज वाइड स्प्रेड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इनफर्टिलिटी अमंग द इंडियन, के इंडियंस में इनफर्टिलिटी को लेकर बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन भी है, ठीक है। फिर दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी। अब देखिए, हमारे यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा बात है कि इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन मानते हैं फीमेल को, जबकि ऐसा नहीं है कि यहां पे यदि हम देखें तो 35% केसेस में मेल इज ऑल्सो, 35% केसेस में मेल रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए। आप बोलोगे सर अभी भी तो 65% बचता है, 65% में से 10% को हटाया हमने, ये इडियोपैथिक है, कोई दवा कोई खा रहा होता है, ठीक है, कोई मेडिसिन चल रही होती है, कोई पर्टिकुलर फूड ले रहा होता है, तो कई कारण ऐसे जिनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन यदि हम 55% देखें, हम 35% जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, 5% सर्विक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, 15% ओवुलेशन की प्रॉब्लम है। मतलब ये है, चूंकि मोस्ट ऑफ, मैंने कहा ना कि मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रेगनेंसी का फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो ये बात जरूर है कि 55% पॉसिबिलिटी जो है वो फीमेल के अंदर है इसमें, लेकिन 35% मेल के अंदर भी तो है। तो मेल शुड ऑल्सो इन्वेस्टिगेट फॉर द इनफर्टिलिटी, मेल को भी इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब एनसीईआरटी क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या? ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, ठीक है, WHO की डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। के WHO की डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। के वो क्या है? वो कहता है ए टोटल वेलबींग ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल ऑर्गन ठीक होना चाहिए, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, ठीक है ना,
मतलब देखिए, मतलब सारे एस्पेक्ट के, यानी साइकोलॉजी को भी शामिल कर लिया गया है इसके अंदर, आपके सोशल रिलेशनशिप को भी, सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको भी शामिल किया गया है इसके अंदर, कि समाज में, सोसाइटी में जो है वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं उसको भी इंप्रूव करना चाहिए। तो मतलब ये कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये, इट इज ए ब्रॉड टर्म, ये एक बड़ा शब्द है बेटा के, इसमें व्यक्ति के फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल एस्पेक्ट सबको शामिल किया जाता है, ठीक है। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy. अब वो कहता है आपसे कि यदि किसी समाज को, किसी सोसाइटी को आपको कहना है कि वो प्रजनन के दृष्टिकोण से हेल्दी है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, तो कैसे बोलेंगे आप उसको? तो आप बोलेंगे कि यहां पर जो लोग होंगे वो लोग जो है फिजिकली फिट होंगे, कि उनके जो सेक्स ऑर्गन है, जो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दे आर हेल्दी एंड दे आर डूइंग द प्रैक्टिस इन ए हेल्दियर वे, के यानी जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो हेल्दियर वे में है। और दूसरी बात सबके अलावा ये है कि उनके इमोशनल स्टेबिलिटी है उनमें, के दूसरा उनका बिहेवियर जो इस तरह का है कि जो उनको हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो मतलब ये है कि जो भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो सारे एस्पेक्ट में जो है सोसाइटी फिजिकली फिट हो, इमोशनली फिट हो, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिट हो, उसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बोलेंगे। जैसे मैंने कहा, यदि मैं आपसे बोलूं, क्या आप मेंस्ट्रुएशन को आप एक टैबू समझते हैं, बुरा मानते हैं, ठीक है? यदि फीमेल किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर यदि जो है कॉन्ट्रासेप्टिव परचेस करती है तो दैट इज ए फियर टू बी जज्ड, उसका भी डर है, ठीक है। तीसरा इसके अलावा बात यह है कि कई सारे मुद्दों पर कोई अपनी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, कोई जो है सेक्सुअल डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, के तो उस प्रॉब्लम को खुलकर कहने में डर लगता है। तो क्या इस सोसाइटी को आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मानेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर बोलने की मनाही है, आपके एक्ट को जज किया जाता है, तो इसका मतलब ये तो हेल्दी सोसाइटी के लक्षण नहीं है। और ये सोच जो है वो बड़े पढ़े लिखे लोगों में भी हमको देखने मिलती है, इस तरह की सोच, ठीक है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार एक जो है मुझे ध्यान है कि मैं कहीं जो है कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था कहीं पर, तो वहां पे जिस कॉन्फ्रेंस में हम वहां पे गए हुए थे, वहां पर जो है वो एक शायद वो जो होटल था, कि जो होटल था जो जहां पे रुके थे हम लोग के, मुझे जानता है कि एक जो है वो कुछ हॉस्टल टाइप का कुछ वहां पे था, तो वहां पे जो एक बड़ा होटल, मतलब हिल्टन होटल वहां पे था के, तो वहां पे देखा कि यहाँ पे जो है वो जो है जितने भी वॉशरूम है यहाँ पे, ठीक है, मेल फीमेल वॉशरूम जो है, तो वॉशरूम में जैसे वहां जो टॉयलेट्स होते हैं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे देखते हैं कि नेपकिन लगा हुआ है के, और हमारे यहाँ पे जो है वो हैंड ड्रायर लगा होता है, इस तरह की चीजें हमको देखने मिलती है। लेकिन वहां पर क्या देखने मिला, वहां पे जो है वो एक तो बेबी केयर है, छोटे बच्चे को का नेपी चेंज करने का, जनरली हमारे इंडिया में कहाँ मिलेगा, फीमेल टॉयलेट में मिलेगा या कॉमन टॉयलेट होगा उसमें मिलेगा, ठीक है, कि बच्चे का नेपी चेंज करना है तो उस तरह का जो है वो एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है वो मिलेगा। वहां पर मेल टॉयलेट के अंदर भी प्लेटफॉर्म बनाया कि भैया बेबी है तो मेल को भी ध्यान रखना है, मान लो साथ में फीमेल नहीं है, कोई है नहीं है, वो नहीं कर पाई तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव की डिस्पेंसिंग मशीन लगी हुई, यहां पे कंडोम डिस्पेंसिंग मशीन लगी हुई है सब टॉयलेट के अंदर, क्वाइन डालिए ले लीजिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य, वहां पे कुछ जो है वो कुछ अपने यहाँ के इंडियन क्राउड भी यहां पे रुका हुआ था जो टूरिस्ट के रूप में होंगे कि When I was inside the washroom, तो मैं देखा कि खी हंस रहे देख के, क्यों? उनको वो अजीब लग रहा है, उनको वो सोच को वो यहां से वहां तक भी लेके गए, फ्रांस तक भी लेके गए सोच को, और उसको देख के उन्हें मजाक समझ, उनको हंसी आई उसको देख के। व्हाट्स अबाउट, मतलब इसका मतलब सोच में बहुत भारी फर्क है। व्हाट फ्रांस नीड, फ्रांस का बोलना भाई देखो ऐसा है कि जो भी है ट्रांसपेरेंट है एंड इट शुड बी हेल्दी, कि मतलब जो है कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी शुड बी इजीली, ठीक है, तो वो सोच के लगाए होंगे। हमारे यहां पे जो पुतादों में की जो है कि एक प्रपोजल था, गवर्नमेंट का प्रपोजल था, जिसमें कि स्कूलों के अंदर सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन लगाने का प्रपोजल था। पता नहीं किसी स्टेट में लगे भी होंगे, किसी में नहीं लगे होंगे, उसका भी लोगों ने विरोध किया कि नहीं सैनिटरी पैड क्यों लगा रहे हैं उसको मशीन। एक अच्छी पहल
कि स्कूल के अंदर सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन होना चाहिए, ताकि मान लीजिए पैड नहीं है और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो मेंसेस होते हैं, तो वो वहां पे पैड को जो है वो बच्ची ले ले वहां से। उसको लेके भी लोगों ने जज, मतलब हम बहुत ज्यादा चीजों को जज करने लगते हैं, जबकि हम सच्चाई तो है कि हमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है बीच के। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या, अब ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कर रहा, मैं एनसीईआरटी में जो बताना चाह रही है आपको, जो एनसीईआरटी जो छिपा छिपा के लिखती है ना, वही छिपा छिपा के बता रहा हूं क्योंकि ये लिखना चाहती है एनसीईआरटी के। व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट के, लेट्स एग्जामिन। अब देखेंगे हम क्या क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है, और क्या तरीके हैं कि हम इसको जो है वो अचीव कर सकते हैं कैसे के। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की हम बात करेंगे के, हम देखेंगे कि जो है प्रेगनेंसी ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, उसके लिए उसे रोकने के क्या उपाय हैं, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, एक न्यूली मैरिड कपल को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए, एक बच्चा जिसके हो चुका है उसको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए, ठीक है। एंड कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव का किस समय इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट आर द मेथड ऑफ परमानेंट स्टरलाइजेशन, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत प्रचार प्रसार किया, उसने सरकार ने बहुत जगह पे जो है डाक टिकट से लेकर होर्डिंग तक सब जगह लगाया, छोटा परिवार सुखी परिवार के। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर देख रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी तस्वीर के, यानी समझ लीजिए कि 50-60 है, सन 1950, सन 1951 में, 1951 में भारत पहला, दुनिया का पहला ऐसा देश था। सोचिए 1951 में, 1951 में इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां पर फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई के। हमारी सरकार ने फैमिली प्लानिंग को एकदम जो है वो उन्होंने सरकारी नियमों के अनुसार उन्होंने कहा नहीं, फैमिली प्लानिंग होना चाहिए और इसके लिए लोगों को एजुकेट करना चाहिए। जब दुनिया के बाकी यूरोपियन देश और बाकी देश नहीं सोच रहे थे ना, तब इंडिया में इसकी शुरुआत ये कर चुके थे, ठीक। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह के पोस्टर्स बनाए गए, डाक टिकट बनाए गए। तो और डाक टिकट मालूम है एक जमाने में, आज तो आपने पता नहीं कब से डाक, आपने सरकारी डाक के अलावा डाक नहीं भेजा होगा, एक जमाने में लेटर को लिखना अंतर्देशीय आता, देख के ग्रीन ब्लू कलर का लेटर, उसमें लिखना, लिख के उसे पोस्ट करना। मैंने भी कभी कभी क्या हुआ कि पोस्ट कार्ड जो है, पोस्ट कार्ड का लोग यूज करते थे, टिकट लगाना पड़ता था आपको के, जो टिकट होता था टिकट, वो टिकट भी बड़ा काम करता था। लोग टिकट कलेक्टर, टिकट को कलेक्ट कर, जो डाक टिकट उसको लोग कलेक्ट किया करते थे। वैसे किया गया, स्कूलों की दीवारों पर, कॉमन वॉल पे लिखा गया, सरकारी जो जहां जो जगह थी वहां पे जो होर्डिंग्स भी लगाए गए यहाँ पे के। तो सरकार ने बड़ा कोशिश किया कि देखिए आप 15 पैसे का डाक टिकट देख रहे हैं आप, किसमें लिखा हुआ है परिवार नियोजन कीजिए, परिवार नियोजन सप्ताह 1966 के फैमिली प्लानिंग वीक, ठीक है। देख रहे हैं आपकी, मैं बता रहा हूं कि कब से ने यार इतने साल पहले से करते आ रहे हैं, और आज भी यदि बोलना पड़ रहा है मतलब कि पब्लिक सुनने ही तैयार नहीं है, पब्लिक सुनने तैयार नहीं। 1950 से गाना गा रहे हैं और 2020 में भी यदि ये चैप्टर डालना पड़ रहा है बुक के अंदर, सोचने वाली बात है। 70 साल में हम नहीं सीख पाए हैं कि हमें कैसा बिहेव करना है दुनिया के। अब लोग कहते हैं, आपको तो मेरी कई बार कई लोगों से इस बारे में डिबेट भी होती है, लोग कहते हैं देखो वेस्ट में ऐसा होता है, वो ऐसे होता है, वहां पे इस तरह का रिलेशनशिप है, ये दे आर एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट। सब चीजें सब दुनिया में सब जगह घटती है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर समाज में अच्छे और बुरे लोग आपको देखने मिलेंगे, केवल अच्छा नहीं होता है, केवल बुरा नहीं होता है। हर समाज में आपको ये परसेंटेज वेरी कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी कर सकती है, और आदमी का जो परसेप्शन है और जो कंडीशन को टैकल करने का तरीका है वो वेरी कर सकता है। पर समाज में अच्छे बुरे सब तरह के लोग आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इतना प्रयास करने के बावजूद आज भी जो है कई सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्शन आम पब्लिक में हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए सब सरकारी पोस्टर हैं, सारे सरकारी पोस्टर हैं, क्या लिखा है इसमें, लिखा है बिग फैमिली प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑल द वे, ठीक है, स्मॉल फैमिली हैप्पीनेस ऑल द वे। परिवार बड़ा है, 7 या 8 बच्चे हैं, इनकम इतनी सी है, रिसोर्सेस कम है, वो सारे बच्चे उसी खेत पर उसी जमीन पर जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। किसी की बेहतर एजुकेशन, विशेष साइकिल है ये, एक विशेष साइकिल चक्र, दुष्चक्र है, फंस गए एक बार तो फंस गए। मतलब ये प्रॉब्लम है कि पैसा कम है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, गरीबी है। अब देखिए क्या
गरीबी है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा बच्चे हैं तो किसी की ठीक से परवरिश हो नहीं सकती है, उनको हेल्थ का प्रॉब्लम भी होगा, हेल्थ का प्रॉब्लम होगा तो और पैसा लगेगा, फिर इसके अलावा किसी को बेहतर नॉरिशमेंट नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो जो 7 बच्चे हैं वो भी गरीब रह जाएंगे, क्योंकि उनको एजुकेशन भी नहीं है, हेल्थ भी प्रॉपर नहीं है उनका। तो कैसे? खेत बंट गया 7 हिस्सों में। जो पहले के पिताजी के जो दादाजी थे उनके 7 बेटे थे, उन्होंने खेत बांट लिया, अब इनके 7 बेटे खेत बांट लिया, मतलब खेत के इतने टुकड़े हो गए कि बस खेत कहां है, कहले जहां खड़ा हूं उसी पेड़ के नीचे खेत है, बाकी बाजू में जो खड़ा उसका खेत वो है। अब यही सुनने बचा है बस कि भैया जहां मैं खड़ा हूं मेरे पैरों के नीचे, चप्पलों के जितनी जगह है वो मेरा खेत है, और वो खड़ा है मेरा भाई वो उसका खेत है। अरे इतना बटेंगे तो यही होगा और क्या होगा, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग की बड़ी भारी रिक्वायरमेंट है के, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, हम सरकार की उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे हम के। देखिए मैंने कहा ना कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कैसे इवॉल्व के, 1951 ईयर आपको याद रखना है, ये ईयर भूलना नहीं, 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है भारत सरकार ने किया, ठीक है। 1961 से 1966 एक्सटेंशन एजुकेशन अप्रोच, इंट्रोडक्शन ऑफ आईयूडी के इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अब ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या, इसको इंडिया में लाया गया के, ठीक है। और एक प्रकार से डॉक्टर्स हुए, नर्सेज हुए, आशा कार्यकर्ता हुई के, जो लोकल ग्रामीण लेवल पे जो लोग थे उनको उनके ग्रुप बनाए गए, जानकारी ग्रुप बनाए गए जो लोगों को जाके अवेयर करते थे, ठीक है। देन 1968 की बात करें, सोशल मार्केटिंग फॉर कंडोम्स वाज इंट्रोड्यूस के, पहली बार भारत सरकार ने निरोध का रेडियो में ऐड किया, इसके उन्होंने पोस्टर लगवाए, ठीक है। लोगों ने बड़ा भारी विरोध किया, लोगों ने जो है मोर्चे निकाले, लोगों ने कहा कि सरकार तो पागल हो गई है, व्हाई दे आर डिस्प्लेइंग दीज थिंग्स, हमारे बच्चे देखते हैं इसको, बच्चे क्या सोचेंगे, क्या है ये तो समाज को बिगाड़ने का काम कर रही गवर्नमेंट। लोगों ने भारी विरोध किया इसका, लेकिन सरकार ने जो है कहा कि नहीं ये जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा। हॉस्पिटल्स के अंदर जो है अलग से काउंटर बनाए गए, जहां पर कि निरोध जैसे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हिंदुस्तान लेटेक्स ने जो कॉन्डोम्स बनाए वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, ठीक है। लिपेलूप एक तरह का आईयूडी है, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। 1969 से 1974 फैमिली प्लानिंग सर्विस अंडर पीएससी के पब्लिक जो अपना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहां पे फैमिली प्लानिंग सर्विस को पहुंचाया गया के, ठीक है। और ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम की पूरे इंडिया में जो है वो कि बच्चे के जन्म के बाद महिला की केयर कर रहा है, उनको टच में रखना है, उनका हालचाल पूछना है, उनकी प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखना, वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया के। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यदि अनवांटेड प्रेगनेंसी है, कोई फॉल्ट है प्रेगनेंसी में, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए भी नियम बनाए गए। 1971 में पहली बार लीगल मेथड जो है कि बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए, अबॉर्शन करने के लिए लीगल उसको जो है लीगल उसको जो है वो दस्तावेज में कन्वर्ट किया गया, उसको जो है लीगलाइज किया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को, ठीक। ये जितने ही ईयर आप देख रहे हो ये सारे माइलस्टोन के, ये माइलस्टोन सारे के सारे ये माइलस्टोन के। 1952 में हमने कहा कि अब गवर्नमेंट ने 1951 में लॉन्च किया, देन उन्होंने यहां पे 51 एक्चुअली 52 में उसको वो ऑफिशियली पब्लिश हुआ, पर दिस इज दी 51 1951, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हमने क्या कहा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। 1976 फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को बनाया गया, 1983 में फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी को बनाया गया, ठीक है। तो ये ईयर एक बार बस पढ़ लेना आपके। 1994 में इंडिया ने जो है वो एक प्लान साइन किया जिसमें कि उन्होंने जो है वो जो चाइल्ड एंड पीडियाट्रिक केयर के ऊपर उन्होंने समझौता किया केयर होम एक्ट के। 2002 में जो है सेकंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया, ठीक है। ऐसे करके जो है वो हम बात कर रहे हैं कि 1997 में जो है आरसीएच को लॉन्च किया। अब आरसीएच क्या होता है हम आगे बात करेंगे इस बारे में के। तो ये सब जो है वो दिमाग में रखना आप इस बात को बेटा, क्योंकि ये भारत में सब चीजें धीमे धीमे ग्रेजुअली चीजों को हमने इवॉल्व किया हमने, ठीक है। देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड, अब ये बोल रहा है आपसे प्रॉब्लम्स एंड, ठीक है, स्ट्रेटजीज। India was amongst the first countries in the world. In fact, it is the first country. Officially, it is the first country in the world to initiate action plans and program at national level to attain the total reproductive health के। तो total reproductive भारत सरकार ने जो reproductive health है उसको एक सामाजिक लक्ष्य बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अधिक लोग, अब क्यों, ये वो टाइम पीरियड था जहां पर बाल विवाह
छोटे बच्चों की मैरिज जो है वो बड़ी कॉमन थी। वेस्ट बंगाल में प्रथा इतनी अधिक थी कि अभी हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखा। मैंने किसी दिन मुझे टाइम मिला, 1-2 घंटे का मूवी है, शायद बुलबुल करके एक मूवी है। वो उसमें जमींदार होता है, वो एक बहुत छोटी बच्ची से मैरिज करता है, 7 या 8 साल की बच्ची रही होगी। तो इस तरह के विवाह, और वो कहानी वो 50-60 की कहानी है वो। तो एक्चुअली एक जमाने में जो है वो बाल विवाह बड़े कॉमन थे, ठीक है। कम उम्र में प्रेग्नेंट होना कॉमन था। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बहुत अधिक कॉमन था। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार को लगा कि लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। छोटी बच्ची जो जिसके खेलने की उम्र है, किसको खेलना है, जिसको कुछ पता नहीं है, उसको मैरिज कर दी है कि उसको ये बोलकर मैरिज कर दी जाती है कि तुमको नए कपड़े मिलेंगे, तुमको जो है वो खेलने का सामान मिलेगा, ठीक है, तुमको नया नया सामान मिलेंगे। बच्ची सोची नया कपड़े मिलेंगे, तुम्हें ज्वेलरी, हाँ तुम्हें कान का भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब मिलेगा तुमको। बच्ची मैरिज के लिए तैयार हो गई। खेल वो गुड़िया से रही है, वो खुद भी एक गुड़िया है, पर मैरिज कर दी उसकी। ससुराल पहुंची, लोग अलग थे, अलग तरीके से व्यवहार किया। वो समझती भी नहीं थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो इस तरह की सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में बहुत गहराई तक बसी हुई थी। सरकार को इन सबसे बाहर निकालने का कि पब्लिक को अवेयर करो, समझाओ, ठीक है। तो 1951 में इसको, तो इसीलिए देखो आप क्यों इतना जल्दी शुरू किया, क्यों ऐसी रिक्वायरमेंट थी, क्यों इंडिया पहला था। अरे भाई पहला इसलिए था क्योंकि हमारे यहां पे सब चीजें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रेजेंट थी, ठीक है। These programs are called family planning, were initiated in 1951 and were periodically assessed and over the past decade। के ये जो प्रोग्राम थे 1951 में शुरू किए गए और इनका समय समय पर इनमें इंप्रूवमेंट होता गया। अलग अलग पॉलिसीज को हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई करते चले गए, ठीक है, क्लियर। आज हम इतनी बात करेंगे इसमें। आज हमने थोड़ा सा पढ़ा हमने, लेकिन चैप्टर का जो हम बोलते हैं ना, जो नब्ज होती है चैप्टर की, वो हमने टच की हमने कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर। के ये नीट के लिए नहीं, नीट के तो पढ़ ही रहे हम। नीट का एक भी, मैं कह रहा हूं आपसे, मेरे पढ़ाने के बाद नीट में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोई भी चैप्टर हो, ये क्या आप छोड़ो, उसके जो पढ़ाऊंगा उसमें कोई चैप्टर आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन मैंने कहा ना आपसे, this is not only for NEET, this is for society also, this is for real time education, शिक्षा है ये। क्या कहना चाहता है चैप्टर आप उसके? हर चैप्टर की अपनी एक आत्मा होती है, उसकी आत्मा की आवाज को दबाओगे ना तो चैप्टर नंबर भी नहीं देगा उठ के। उसको समझोगे चैप्टर आपको नंबर देके जाएगा कि तुमने हमको समझा ठीक से। यूनिवर्स की आवाज है, हर चैप्टर की अपनी एक आवाज है। वो कहता है कि मेरे को समझ कि तू पढ़ क्यों रहा है, क्यों हूं मैं यहां पर, मेरा एक एग्जिस्टेंस है, उसको नकार मत कि तू रट लिया इसको कि लिपेलूब ये होता है, LNG-20 हार्मोन वाला IUD है। नहीं, एवरी चैप्टर वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। वो कहता है 1-to-1 कम्युनिकेट कर कि तू क्यों पढ़ रहा है चैप्टर को, ठीक है। और बेटा हमने इसको टच किया, अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे इसके ऊपर के पढ़ेंगे। और इट इज गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और छोटा चैप्टर जल्दी ही पूरा, मतलब मुझे लगता है कि 4 या 5-6 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर ये है नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.